एक आदमी को अचानक पता चलता है कि उनकी नाव समुद्र की सतह पर नहीं चल रही, बल्कि एक डूबे हुए शहर के ऊपर तैर रही है। उसके पैरों के नीचे कई मंजिला गगनचुंबी इमारत की छत दिखाई देती है। वो डरकर चारों तरफ देखने लगता है। जो शहर कभी लोगों से भरा रहता था, वहां अब सिर्फ कुछ ऊंची इमारतें ही पानी के ऊपर टापुओं की तरह दिखाई दे रही थीं। बाकी सब कुछ गहरे समुद्र में डूब चुका था। आखिर इस शहर के साथ ऐसा क्या हुआ था? कैसी तबाही ने इंसानों की बनाई पूरी सभ्यता को एक ही रात में खत्म कर दिया? कौन सी भयानक ताकत थी जिसने धरती को चीर कर रख दिया और इंसानों के बचने के लिए सिर्फ रस्सियों से बने टूटे फूटे पुल छोड़ दिए? और कैसी प्रलय थी जिसने समुद्र में कई मीटर ऊंची लहरें उठाकर तट पर मौजूद हर जीव को पल भर में निगल लिया? आज मैं आपको हाल ही में रिलीज हुई इस जबरदस्त आपदा और सर्वाइवल फिल्म की कहानी बताने वाला हूं, जहां मुख्य किरदारों के साथ आप भी मौत से भरी खतरनाक सफर पर निकलेंगे। लेकिन इस विनाश की शुरुआत 5 साल पहले हुई थी। 2 विशाल धूमकेतु मौत बनकर धरती से टकराए। उनकी टक्कर इतनी भयानक थी कि आधी से ज्यादा धरती आग की लपटों में घिर गई। विनाशकारी धमाकों की लहरें पूरी दुनिया में फैल गईं। सिर्फ कुछ घंटों के अंदर दुनिया की 80% आबादी खत्म हो गई। 5 साल बीत चुके। अब भी धूमकेतुओं के टुकड़े आसमान में ऐसे घूम रहे थे जैसे टाइम बॉम्ब, जो कभी भी बिना चेतावनी के धरती पर गिर सकते थे। बचे हुए लोगों ने अपनी दुनिया फिर से बसाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि ये तबाह हो चुकी धरती इंसानों को दूसरा मौका देने के लिए तैयार नहीं थी। हर जगह फैला रेडिएशन सिर्फ 3 मिनट में एक इंसान की जान ले सकता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुछ जगहें अब भी पूरी तरह हरी भरी थीं, मानो वहां कभी कोई तबाही आई ही न हो। उन सुरक्षित और साफ जगहों को ढूंढना ही अब बचे हुए लोगों की आखिरी उम्मीद बन चुका था। मुख्य किरदार जॉन और उसका परिवार भी बाकी लोगों के साथ एक बंकर में किसी तरह जिंदा थे। लेकिन बाहर की दुनिया दिन ब दिन और खतरनाक होती जा रही थी। लगातार भूकंप आ रहे थे, ज्वालामुखी किसी भी वक्त फट सकते थे। बंकर में रहने वाले सभी लोग जानते थे कि ये जगह ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रहने वाली। उन्हें जल्द ही कोई नया रास्ता ढूंढना था। इस बीच अंतरिक्ष में अब भी अनगिनत उल्कापिंडों के टुकड़े तैर रहे थे। धरती पर खड़ा हर इंसान किसी भी पल आसमान से गिरते पत्थरों का शिकार बन सकता था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उल्कापिंडों की टक्करों ने ज्वालामुखियों को सक्रिय कर दिया था। जलता हुआ लावा समुद्र तक पहुंच चुका था। जो समुद्र कभी नीला दिखाई देता था, अब काले जहर जैसा। लेकिन सामान ढूंढते हुए अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि कंट्रोल सेंटर से चेतावनी आ गई। एक भयानक तूफान तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। मजबूर होकर जॉन को जहाज के मलबे से बाहर निकलना पड़ा। जैसे ही वो बाहर आया, पूरा आसमान काले बादलों से ढक गया। बिजलियों और उल्कापिंडों से भरा तूफान मौत बनकर उनकी तरफ बढ़ रहा था। अपनी जान बचाने के लिए जॉन तुरंत मौत की दौड़ में भागने लगता है। उसके पास सिर्फ कुछ सेकंड का समय था। अगर वो समय रहते शेल्टर तक नहीं पहुंचता तो उसका बचना नामुमकिन था। किस्मत से आखिरी पल में वो सुरक्षित इलाके तक पहुंच जाता है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। जिस शेल्टर को लोग सुरक्षित समझ रहे थे, वो भी ज्यादा मजबूत नहीं था। अचानक आए एक भयंकर भूकंप ने वहां मौजूद सभी लोगों को दहशत में डाल दिया। हालांकि फिलहाल कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सभी जानते थे कि ये शेल्टर ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है। दूसरी तरफ कुछ शरणार्थी पहाड़ों की गुफाओं और पुरानी खदानों में चिपकर रह रहे थे। उनकी हालत शेल्टर में रहने वालों से भी ज्यादा खराब थी। उन्हें बचाने के लिए कंट्रोल सेंटर एक रेस्क्यू टीम भेजने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही टीम बाहर निकलती है, तभी आसमान से एक विशाल उल्कापिंड आ गिरता है। एक ही पल में शेल्टर की छत फट जाती है और हजारों लोग मारे जाते हैं। पूरा वातावरण रेडिएशन से भरी धूल से भर जाता है। बचे हुए लोग गैस मास्क पहनकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी जमीन के नीचे से तेज दबाव के साथ पानी फूट पड़ता है। अब धरती पर कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची थी। ऐसे में समुद्र ही आखिरी उम्मीद बन चुका था। सैकड़ों लोग जान बचाने के लिए पागलों की तरह समुद्र की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन वहां सिर्फ कुछ बंद लोहे के जहाज मौजूद। वे कुछ लोहे के जहाज सैकड़ों लोगों को बचाने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं थे। जैसे ही लोग सीटों के लिए लड़ने लगे, वहां अफरा तफरी मच गई। धक्का मुक्की इतनी बढ़ गई कि एक जहाज पलटकर समुद्र में गिर पड़ा। पानी में गिरने के बाद भी लोग लड़ना बंद नहीं करते। हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता था। जो लोग धीमे रह गए, वे किनारे पर खड़े मौत का इंतजार करने लगे। जो लोग जहाज पर चढ़ गए थे, उन्हें लगा कि अब वे सुरक्षित हैं।
लेकिन तभी समुद्र में अचानक सैकड़ों फीट ऊंची विशाल लहर उठ खड़ी हुई। किनारे पर मौजूद लोग जान बचाने के लिए पहाड़ों की तरफ भागने लगे और वो लोहे का जहाज भी उस भयानक लहर की चपेट में आकर पलट गया। लेकिन खुशकिस्मती से जहाज पूरी तरह बंद था, इसीलिए अंदर मौजूद लोग किसी तरह बच गए। कप्तान तुरंत इंजन की रफ्तार बढ़ाता है और जहाज को तेजी से गहरे समुद्र की ओर ले जाता है। जैसे जैसे वो जमीन से दूर जाते हैं, हवा साफ होने लगती है। लोग आखिरकार अपने मास्क उतारकर खुली हवा में सांस लेते हैं। अब उनका एक ही लक्ष्य था, ऐसी जमीन ढूंढना जो रेडिएशन से प्रभावित ना हुई हो, वरना एक दिन वे भूख से समुद्र में ही मर जाते। लेकिन तभी जहाज अचानक खराब हो जाता है, इंजन बंद पड़ जाता है और जहाज बीच समुद्र में रुक जाता है। सभी लोग डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब उनकी मौत तय है। लेकिन कप्तान की लगातार कोशिशों के बाद जहाज दोबारा चालू हो जाता है। धीरे धीरे रात हो जाती है, आसमान में अनगिनत चमकती तारे। कप्तान चप्पू उठाकर पूरी ताकत से लोहे के जहाज को चलाने लगता है। काफी मेहनत के बाद जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। कांच के पार पानी में डूबी हुई इमारतें दिखाई दे रही थीं, लेकिन वे पूरी तरह टूट चुकी थीं और अब वहां रहना नामुमकिन था। कुछ बचे हुए लोग उसी जहाज की मदद से ऊंचे इलाके तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। स्थानीय लोग बहुत पहले ही उस जगह को छोड़ चुके थे। संभव है कि वे अब किसी पहाड़ी गुफा में छिपकर रह रहे हों। दूर दूर से आए ये लोग अब पूरी तरह बेघर हो चुके थे। उनके पास इस छोड़े हुए छोटे शहर में खाना ढूंढने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब वे सड़क पर पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में शरणार्थी दिखाई दिए। असल में उन्हें भी मरने के लिए छोड़ दिया गया था। स्थानीय सरकार ने इन लोगों को भूमिगत शेल्टर में जाने से मना कर दिया था। जो भी आदेश का उल्लंघन करता उसे वहीं गोली मार दी जाती। तभी अचानक सायरन बजने लगता है। एक और खतरनाक काला तूफान तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। ड्राइवर को जैसे ही खतरे का एहसास होता है, वो गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल एक विशाल उल्का पिंड सीधे उससे टकरा जाता है। धमाका इतना भयानक था कि पूरी कार कई 100 मीटर दूर जाकर गिरती है। कुछ मिनटों बाद सब कुछ शांत हो जाता है। जॉन और उसके 2 साथी किसी तरह जिंदा बच जाते हैं। जब वे वापस कार के पास पहुंचते हैं तो जॉन अपनी घड़ी भी वापस ले लेता है। साथ ही उन्हें कार के अंदर काफी सारा सामान मिलता है। लगता था वो ड्राइवर पहले भी कई लोगों को लूट चुका था। उसने तो बच्चों के सामान तक नहीं छोड़े थे। इसके बाद वे लोग एक अस्पताल पहुंचते हैं। वहां कुछ बूढ़े लोग अब भी फंसे हुए थे, जो वहां से निकल नहीं पाए थे। लेकिन उस इलाके की हवा बेहद जहरीली थी। अगर कोई ज्यादा समय वहां रहता तो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता था। इसीलिए कुछ दिन रुकने के बाद जॉन फिर से नया सुरक्षित ठिकाना ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन रात होते ही उन पर अचानक हमला हो जाता है। असल में वे लोग ऐसे अपराधी थे जो इस तबाही का फायदा उठाकर लोगों को लूट रहे थे। भयंकर गोलीबारी के बाद जॉन अपने एक और साथी को खो देता है। अब बचे हुए 3 लोग कार में बैठकर एक वीरान रेगिस्तान की तरफ बढ़ते हैं। जो जगह कभी हरे भरे मैदानों से भरी थी, आज वहां सिर्फ धूल और राख बची थी। डर और बेचैनी के साथ जॉन आगे बढ़ता रहता है, लेकिन रास्ते में उन्हें कई छोड़ी हुई गाड़ियां दिखाई देती हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि आगे एक बेहद गहरी खाई है, जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। मजबूर होकर उन्हें अपनी कार वहीं छोड़नी पड़ती है। वे अपना सारा सामान भी साथ नहीं ले सकते थे। उस खाई को पार करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक पुराना और हिलता हुआ रस्सी का पुल, जिसके बीच में सिर्फ एक पतली सी रस्सी लगी हुई थी। वे लोग दोनों तरफ की रस्सियों को पकड़कर बहुत सावधानी से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन आधे रास्ते में पहुंचते ही अचानक तेज तूफानी हवा चलने लगती है। तेज हवा से पूरा रस्सी वाला पुल बुरी तरह झूलने लगता है। कुछ महिलाएं डर के मारे जोर जोर से चीखने लगती हैं। खुशकिस्मती से हवा थोड़ी देर बाद शांत हो जाती है। डरे हुए लोग किसी तरह पुल के बीच तक पहुंच जाते हैं। लेकिन असली खतरा अब शुरू होता है, क्योंकि आगे का पुल सिर्फ लकड़ियों और सीढ़ियों से बना था, जिसमें कोई रेलिंग नहीं थी। उन्हें सैकड़ों मीटर गहरी खाई के ऊपर पेट के बल रेंग कर आगे बढ़ना पड़ता है। सबसे खतरनाक बात यह थी कि बगल की चट्टानें भी धीरे धीरे टूटने लगी थी। जान बचाने के लिए सभी लोग तेजी से दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पीछे से रस्सी टूटने की आवाज आती है। पुल पर मौजूद 3 लोग सीधे गहरी खाई में गिर जाते हैं। उधर जॉन वाला पुल भी पूरी तरह हिलने लगता है। उनके साथ मौजूद एक लड़का डर के मारे कांपने लगता है, जिससे पहले से कमजोर पुल और ज्यादा अस्थिर हो जाता है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो भी खाई में गिरकर मर जाता है। इसके तुरंत बाद पूरा पुल टूटने लगता है। कुछ ही सेकंड में वो विशाल पुल गहरी खाई में समा जाता है। अब सिर्फ आखिरी हिस्सा बचा था, जो जोर जोर से हिल रहा था। जॉन की बेटी का आधा शरीर हवा में लटक चुका था। वो किसी भी पल नीचे गिर सकता था।
जॉन और उसकी पत्नी पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ लेते हैं। काफी संघर्ष के बाद वे आखिरकार अपनी बेटी को ऊपर खींच लेते हैं। तीनों पुल को कसकर पकड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आखिरकार मौत को मात देकर दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही वे एक विशाल गड्ढा देखकर हैरान रह जाते हैं। असल में वहां पहले एक उल्का पिंड गिरा था जिसे लोग पहले ही निकाल चुके थे, क्योंकि उन उल्का पिंडों में बेहद कीमती धातुएं मौजूद थी। इसी वजह से हथियारबंद गिरोह उन्हें तुरंत अपने कब्जे में ले लेती थी। तभी अचानक एक हथियारबंद आदमी उनके सामने आ जाता है। जॉन तुरंत अपने हाथ ऊपर कर देता है और खुद के साथ अपने परिवार के बारे में बताता है। हैरानी की बात यह थी कि उनकी बात सुनने के बाद उस आदमी ने अपनी बंदूक नीचे कर दी। फिर वो उन्हें अपने गुप्त ठिकाने पर ले गया। उन्हें पता चलता है कि वे अब फ्रांस के उत्तरी हिस्से के एक शहर में पहुंच चुके हैं। वो आदमी उन तीनों अजनबियों का गर्मजोशी से स्वागत करता है। जब उसे पता चलता है कि वे लोग सुरक्षित जगह की तलाश में हैं, तो वो सिर हिलाकर कहता है, ऐसी जगह सच में मौजूद है। उसे क्रेटर कहा जाता है, लेकिन वहां पहुंचना बेहद मुश्किल था, क्योंकि अलग अलग बचे हुए सैन्य गुट आपस में लगातार युद्ध कर रहे थे। पूरा इलाका जंग का मैदान बन चुका था। फिर वो आदमी कहता है, अगर तुम सच में वहां जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक गुप्त रास्ता बता सकता हूँ। इसके बाद वो अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकालकर जॉन को देता है। वो तस्वीर असल में एक पास की तरह काम करती थी। उसने कहा, इसे चेकपोस्ट पर मौजूद अधिकारी को दिखाना, फिर तुम आसानी से गुजर जाओगे। इसके बाद वो जॉन से एक और विनती करता है। वो चाहता था कि उसकी बेटी कैमिल को भी वे लोग अपने साथ उस सुरक्षित जगह तक ले जाएं, क्योंकि उसके मुताबिक वही एक जगह थी जहां इंसानियत दोबारा नई शुरुआत कर सकती थी। ऐना तुरंत उसकी बात मान जाती है। इसके बाद सभी लोग कार में बैठकर फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में जॉन की खांसी लगातार बढ़ने लगती है। वे लोग आराम करने के लिए एक सुरक्षित जगह रुकते हैं, लेकिन जैसे ही वे रुकते हैं तभी अचानक हथियारबंद सैनिकों की एक टुकड़ी उन्हें घेर लेती है। सब सैनिक उन चारों को कांटेदार तारों के बीच से निकालकर युद्ध क्षेत्र के किनारे तक ले जाता है। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंज रही थी। तोपों के गोले लगातार आसपास फट रहे थे। मिट्टी और पत्थर हवा में उड़ रहे थे। सभी लोग झुककर सैनिक के पीछे पीछे तेजी से भागने लगते हैं। गोलियां उनके सिर के ऊपर से सीटी बजाते हुए निकल रही थी। हर सेकंड मौत उनके बेहद करीब थी। जॉन मजबूती से अपने बेटे नेथन का हाथ पकड़े रहता है। एना उसके पीछे भाग रही थी और कैमिल डर के बावजूद चुपचाप आगे बढ़ती रहती है। वे लोग बड़े बड़े गड्ढों को पार करते हैं, रास्ते में कई लाशों के पास से गुजरते हैं और आखिरकार किसी तरह एक अपेक्षाकृत सुरक्षित इलाके तक पहुंच जाते हैं। सैनिक हांफते हुए कहता है, अगर तुम आगे बढ़ते रहो तो तुम्हें तस्वीर वाला अधिकारी मिल जाएगा, वही तुम्हें आगे का रास्ता बताएगा। जॉन उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर रात के अंधेरे में वे लोग आगे बढ़ना जारी रखते हैं। कई घंटों तक चलते रहने के बाद आखिर सुबह के करीब उन्हें सैन्य शिविर दिखाई देता है। उन्हें बताया जाता है कि सामने वाले पहाड़ को पार करने के बाद शायद वे क्रेटर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जब वे उस अधिकारी के बारे में पूछते हैं जिसकी तस्वीर उनके पास थी, तो उन्हें पता चलता है कि वो अधिकारी युद्ध में मारा जा चुका है। ये सुनकर जॉन पूरी तरह निराश हो जाता है। मजबूरी में वो कैंप के दूसरे कमांडर से मदद मांगता है। वो उनसे अपने परिवार के लिए बचने का एक मौका देने की विनती करता है। जब कमांडर को पता चलता है कि जॉन ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा, तो उसे उन पर दया आ जाती है। वो पास खड़ी एक पुरानी बस की तरफ इशारा करते हुए कहता है, उस बस में बैठ जाओ, वही तुम्हें क्रेटर तक पहुंचाएगी। इतनी मुश्किलों और मौत के इतने करीब पहुंचने के बाद अब जॉन की सिर्फ एक ही ख्वाहिश बची थी कि उसकी पत्नी और बेटा बाकी जिंदगी सुरक्षित और बेहतर तरीके से जी सके। लेकिन उनकी मंजिल अभी भी खतरे और संघर्ष से भरी हुई थी। सफर के दौरान अचानक जोरदार धमाका होता है। बस रुकते ही बाहर मौजूद सैनिक नीचे कूद पड़ते हैं और हमलावरों से भिड़ जाते हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड में एक सैनिक गोली लगने से मारा जाता है। इसके बाद बाकी लुटेरे बस के अंदर घुस आते हैं और चिल्लाकर सभी यात्रियों को नीचे उतरने के लिए कहते हैं। जॉन मजबूती से ऐना का हाथ पकड़ता है और धीमी आवाज में कहता है, जो भी हो, हमारे बेटे को क्रेटर तक जरूर पहुंचाना। अगले ही पल बस के अंदर जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ यात्री मिलकर एक लुटेरे को पकड़ लेते हैं। अचानक बस के अंदर 2 गोलियों की आवाज गूंजती है। कुछ देर बाद बस का दरवाजा खुलता है और जॉन बाहर निकलता है। उसे जिंदा देखकर ऐना राहत की सांस लेती है, लेकिन जॉन ठीक से चल नहीं पा रहा था। जब वो अपना हाथ हटाता है, तब सभी देखते हैं कि उसकी पीठ में गोली लगी हुई है। खून लगातार बह रहा था। दर्द सहते हुए जॉन कहता है, मैं अभी थोड़ा और चल सकता हूँ। ऐना तुरंत ड्राइविंग सीट पर बैठती है और गाड़ी को तेजी से क्रेटर की तरफ ले जाती है। कुछ दूर जाने के बाद रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है।
अब उन्हें पैदल ही पहाड़ चढ़ना पड़ता है। सभी लोग मिलकर घायल जॉन को सहारा देते हैं और धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं। लंबे संघर्ष के बाद वे आखिरकार पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाते हैं और वहां का नजारा देखकर सबकी आंखें खुली रह जाती हैं। उनके सामने था क्रेटर। चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी, घने पेड़ हवा में झूम रहे थे, साफ झील का पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में कभी कोई तबाही आई ही न हो। इतनी मुश्किलों के बाद पहली बार उन चारों के चेहरों पर मुस्कान दिखाई देती है। लेकिन तभी जॉन का शरीर जवाब दे देता है। वो अचानक जमीन पर गिर पड़ता है।